Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we were discussing about elimination reactions, in this video I will tell you about E1 mechanism. So let's get started. E1 mechanism. E1 mechanism में E stands for elimination and 1 indicates the unimolecularity of the reaction. Mean E1 reactions होते हैं, these are basically unimolecular elimination reactions. तो E1 mechanism होता है, इसमें दो steps होते हैं. First step होता है, it is the slow step, और उसमें होता क्या है कि Cl bond जो होता है उसकी ब्रेकेज होती है टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें जो Cl बॉन्ड है वो ब्रेक करता है टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन. उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होता है कि जो केटाइनिक सेंटर के साथ वाला कार्बन है उस कार्बन से बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स. सो हम लोगों ने देखा कि दो स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होगी और सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, सही, और पाई बॉन्ड एक बन जाएगा. अब अगर हम इसका जनरल मैकेनिज्म देख लें तो जनरल मैकेनिज्म इसका बेसिकली ये है कि जैसे कि हम लोग पढ़ चुके कि फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड. तो ये क्या होगा, X जो है हमारे पास कोई भी लीविंग ग्रुप है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि X जो होगा वो लीव कर जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन. सेकंड स्टेप में क्या होगा कि बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो दिस इज बेसिकली द जनरल मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शंस. अगर अब हम इसका रेट चेक करें तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है. इट इज बेसिकली द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो अगर इस फर्स्ट स्टेप में देखें तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, और इस ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन का प्रोसेस है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल और वन रिएक्टेंट. सो दैट्स व्हाई द रेट विल बी रेट इज इक्वल्स टू K सबस्ट्रेट, क्योंकि जस्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो जस्ट एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज द सबस्ट्रेट. सो रेट हमारे पास K सबस्ट्रेट के इक्वल होगा और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जस्ट एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है, सो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर. उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल पे हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली द टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो होगा वो लीविंग ग्रुप लीव कर गया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे ये भी बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन, सारे बीटा कार्बन है, तो जो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है दैट इज बीटा हाइड्रोजन. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कोई भी बेस आएगा उस हाइड्रोजन को कोई भी बीटा जो प्रोटॉन होगा उसका ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगी. हम लोगों ने देखा E1 मैकेनिज्म. E1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. अगर हम सब्स्टिट्यूशन को जहन में लेकर आए SN1, तो SN1 का भी फर्स्ट स्टेप यही होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो सेकंड स्टेप, अब डिफरेंस क्या आता है कि नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो जाती है बजाय सब्स्टिट्यूशन के, तो कुछ कंडीशंस होती हैं. अब हम लोगों ने देखने कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो ये बताएंगी कि सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एलिमिनेशन होगी. तो वो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1 इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एट द बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द केटाइनिक कार्बन. अगर हमारे केटाइनिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे यानी कि बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो E1 रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड करेगा. बीटा हाइड्रोजन होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द SN1. Number second is sufficient basicity of the medium so that the removal of proton becomes faster than solvation of incipient carbocation for SN1 reaction. It means कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस का काम क्या होता है, बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी.
अगर हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो से पहले के सॉल्वेंट आके कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर जाए, बेस क्या करेगी, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हुई तो वो सॉल्वेंट के अटैक करने से पहले यानी कि सब्स्टिट्यूशन होने से पहले बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। E1 जो होगा वो ज्यादा फेवरेबल होगा अगर सफिशिएंट बेसिसिटी होगी। In spite of all those, since a base is also a nucleophile, an E1 reaction is always accompanied with some SN1 product. अब हम कहते हैं कि चूंकि हमारा जो base है it is also nucleophile, हमेशा E1 reaction के साथ SN1 प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनता ही है। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो E1 प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ कुछ ना कुछ SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा ही, क्योंकि बेस जो है इट इज बेसिकली इटसेल्फ अ न्यूक्लियोफाइल। सो हम उसमें E1 प्रोडक्ट भी बनेगा और SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा, ये दोनों हमेशा साथ साथ बनते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स दैट प्रमोट E1 एज अपोज टू E2। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो E1 को प्रमोट करेंगे एज अपोज टू E2? सो E1 सबसे पहला ये है कि हमें पता है कि E1 में क्या होता है, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर हम देखें तो पहली चीज ये आ जाएगी कि जिसका कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा फेवरेबल होगा, E1 मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोसीड करेगा। हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो इट मीन्स कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो प्रेफरेबली फॉलो करेंगे E1 मैकेनिज्म को, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएंगे, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सो अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सो इस वजह से जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E1 मैकेनिज्म प्रेफरेबली फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। सो ये हमारे इसी वजह से अल्काइल हैलाइड्स की जो ऑर्डर होगा वो इसी तरह से होगा कि टर्शियरी जो होंगे वो सबसे ज्यादा E1 के थ्रू प्रोसीड करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे विल हार्डली अंडरगो E1 एलिमिनेशन, क्योंकि उसका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। सो फर्स्ट फैक्टर ये हुआ कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही E1 फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू E2। उसके बाद है अ गुड आयनाइजिंग मीडियम। गुड आयनाइजिंग मीडियम इज बेसिकली द पोलर सॉल्वेंट। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CX बॉन्ड ब्रेक करेगा। CX बॉन्ड जब ब्रेक करेगा X जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होके अलग हो जाएगा, और जो C है वो बेसिकली क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। एक हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और एक लीविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। अगर ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो क्या होगा, E1 मैकेनिज्म अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर प्रोसीड करे तो जो कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन और लीविंग ग्रुप अलग हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि देखो जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है उसके जो नेगेटिव पोल है, जैसे कि वाटर, अगर हम वाटर को एज अ पोलर सॉल्वेंट ले लें तो जो वाटर का नेगेटिव पोल है यानी कि ऑक्सीजन वो सराउंड कर लेगा सारा कार्बोकेटाइन को, यानी कि इट विल स्टेबलाइज दैट कार्बोकेटाइन। और जो लीविंग ग्रुप निकला था जो पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव साइड होगी वो सारी के सारे स्टेबलाइज कर देगी उस नेगेटिव चार्ज को। सो हमारे जो ये दोनों आयंस हैं ये क्या हो गए, स्टेबलाइज। अगर ये स्टेबलाइज हो जाएंगे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ये जो दोनों अब चीजें हैं, ये जो दोनों आयंस हैं हमारे, ये अब लो एनर्जी के हैं और ये स्टेबल है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा हो तो हमेशा रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है। सो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं E1 मैकेनिज्म को देन E2 मैकेनिज्म।
पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो प्रोमोट करते हैं E1 मैकेनिज्म को। अभी हम लोगों ने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो प्रमोट करते हैं E1 को एज अपोज टू E2। इसमें हम लोगों ने देखा एक हम लोगों ने स्टेबल कार्बोकेटाइन देखा, और दूसरी जो चीज हम लोगों ने देखी वो ये देखी कि पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ब्रांचिंग हो जाए बीटा कार्बन पे तो क्या हो। ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन आल्सो फेवर्स E1 mechanism. Branching, अब ये इसका रीजन क्या है? The reason is that the greater the branching of alkyl halide, the greater is the release of strain during the formation of carbocation. E1 और E2 मैकेनिज्म में क्या होता है? E1 मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होती है, और E2 मैकेनिज्म इज बेसिकली a single step mechanism. So, अब जैसे कि हमारे पास ये है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इट इज बेसिकली अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रेयरली अंडरगोस E1, लेकिन नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या है? ये है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन इट प्रोसीड्स थ्रू E1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसके बीटा कार्बन पे क्या है? ब्रांचिंग हुई है, ब्रोमीन निकलेगी। यहाँ पे क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन है फिलहाल इस मॉलिक्यूल में, लेकिन अगर मैं लीविंग ग्रुप को लीव करवा देती हूँ, लीविंग ग्रुप के लीव करवाने से क्या होगा कि इसका स्टेरिक स्ट्रेन जो होगा वो कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ब्रांचिंग अगर बीटा कार्बन पे मौजूद हो तो वो रिएक्शन होता है वो E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है in order to release the strain during the formation of carbocation. उसके बाद नेक्स्ट चीज हम ये भी कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पर केटाइन बन रहा है ना, तो अगर ब्रांचिंग एट द बीटा कार्बन होगी तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि शिफ्ट हो जाए, मींस जो कार्बोकेटाइन है वो और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन भी इसमें आ सकती है। तो कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाए तो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, तो इस वजह से इसमें स्टेबल वो रीअरेंजमेंट के चांसेस भी होते हैं, इस वजह से ये प्रोसीड करता है थ्रू E1 मैकेनिज्म। मींस अगर ब्रांचिंग एट द बीटा कार्बन आ जाए सो वो वाले अल्काइल हैलाइड्स जिन पे ब्रांचिंग एट द बीटा कार्बन है वो इसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह के टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स करते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन बेसिकली ये है कि फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तो बन गया, अब अगर हमारे पास डिफरेंट, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि बीटा प्रोटोन जो होता है उसने एब्स्ट्रैक्ट होना होता है और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होनी होती है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मोर देन वन बीटा प्रोटॉन्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास मोर देन वन एल्कीन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हम देखें, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन मौजूद है, बीटा हाइड्रोजन। ये वाला भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये भी बीटा हाइड्रोजन है, और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। सो ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी और ये भी। अगर ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें तो ये वाला बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पास ये वाला अल्कीन बनेगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो हम देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट एल्कीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही कार्बोकेटाइन से। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनके लॉस से डिफरेंट एल्कीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। Okay, next thing is features and stereochemistry of E1 reactions. अब हम कुछ features देखेंगे और इसकी stereochemistry E1 reactions की चेक करते हैं। Number 1 is regioselective. हम कहते हैं कि जो E1 reactions होते हैं वो regioselective होते हैं। Regioselectivity basically होता क्या है कि जब एलिमिनेशन की जाए एक ही कंपाउंड में से तो 2 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास बने, इस 2 तरह के एल्कीन्स बन सकते हो, लेकिन एक जो हो वो ज्यादा अमाउंट में बने और एक जो हो वो कम अमाउंट में बने, तो उसको हम कहेंगे रिजियोसेलेक्टिविटी। तो देखें, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें पहले तो कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद अब इसमें एक बीटा हाइड्रोजन ये भी है और एक बीटा हाइड्रोजन ये भी है, ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी। अगर यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, अगर यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है वो 90% बन रहा है और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो 10% बन रहा है। इट मीन्स कि इट इज रिजियो सेलेक्टिव। E1 मैकेनिज्म इज रिजियो सेलेक्टिव। वन जो है एक प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बन रहा है और एक जो है वो कम अमाउंट में बन रहा है। सो अब अगर हम रीजन देखें कि क्यों एक ज्यादा क्यों बन रहा है और एक कम क्यों बन रहा है, सो हम पहले ये कहेंगे कि ये वाला जो है ये मोर सब्सटीट्यूटेड है और ये स्टेबल है। सिट्जफ एल्कीन भी इसको हम कहेंगे, बेसिकली ये सिट्जफ ग्रीन ही है। सो अब है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं देन लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। द रीजन इज दैट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अगर वही पीछे वाले एल्कीन्स अगर हम देखें, ये वाला जो एल्कीन बना था अगर इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखें तो हम देखते हैं इसमें कि यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होगा इधर, ये वाला बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। सो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये जो है हमारा प्रोटॉन जो कि विदाउट एनी बॉन्ड है। इसको इसी वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। एक ये स्ट्रक्चर बना, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरह शिफ्ट हो सकता है, ये वाला भी, और जो हमारे पास ये वाले हाइड्रोजन हैं 3 ये भी इसी तरह शिफ्ट हो सकते हैं। सो इट मीन्स इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 और 3 ये वाले हाइड्रोजन यानी कि 6। इस वाले एल्कीन के 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर ये वाला एल्कीन देखें तो इसके कितने हैं, एक इसका ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, ये बॉन्ड करेगा शिफ्ट इधर और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट कर जाएगा इधर। सो CH3CH ये वाला नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला प्रोटॉन, CH और सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस एक और इसका सिर्फ बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि जस्ट इसके ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो हमने बोला था कि ये वाला अल्कीन दैट इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज कंपेयर टू लेस सब्सटीट्यूटेड। सो इसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने, इसके 6 बने, इसके 2 बने, सो ये ज्यादा स्टेबल है और इसी वजह से ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। नंबर सेकंड इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं और जो प्रोडक्ट है उसमें 2 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के बन सकते हैं, मींस सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट वो वाला होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। सो हम कहते हैं कि E1 रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव होने की वजह से कि ये क्या करता है, ट्रांस अल्कीन जो होता है वो ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू ईस अल्कीन। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो ट्रांस की वो लोअर एनर्जी की होती है ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन। अगर इस एग्जांपल चेक करें तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें अगर हम देखें फिनाइल और मिथाइल जो है ये बेसिकली ट्रांस टू ईच अदर, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। सो सबसे पहला स्टेप तो बेसिकली क्या है, E1 मैकेनिज्म का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुई। सो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज कि बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होना है और अल्कीन बनना है। सो अगर हम एज इट इज इसी तरह से बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या बनेगा, एक ट्रांस प्रोडक्ट बन गई है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद ट्रांस अल्कीन एक बन गई है। इट इज मेजर प्रोडक्ट। एक और पॉसिबिलिटी ये है, चूंकि इट इज अ सिंगल बॉन्ड सो इट कैन आल्सो रोटेट। अगर बॉन्ड रोटेशन हो जाए तो ये जो फिनाइल नीचे है ये फिनाइल ऊपर चला जाएगा। अब फिनाइल और मिथाइल जो है वो एक ही साइड पर आ गए, मींस कि इनके अंदर क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है। अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। लेस स्टेबल क्यों, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन फिनाइल एंड मिथाइल। सो अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तो जो अल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिस। और जो हमारा सिस प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट जो ट्रांस था वो मेजर बना, जो सिस है वो माइनर बना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है सिस की, उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है
जबकि जो ट्रांस की बनी थी उसके अंदर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी और वो लो एनर्जी की थी। सो दैट्स व्हाई ई एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू जेड एल्कीन। नंबर थर्ड इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि सबस्ट्रेट ऐसे होंगे जिनके अंदर जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगी ताकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो हो वो प्रोड्यूस हो। जैसे कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, सबसे पहले अगर इसमें OH का OH लीव करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है, चूंकि हम कह रहे हैं बीटा कार्बन पे क्या है, ब्रांचिंग हुई है, सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक मिथाइल शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड 1,2 माइग्रेशन, 1,2 मिथाइल शिफ्ट और 1,2 मिथाइल माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन हो जाए तो क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और इसके बाद जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तब जो अल्कीन बनेगी वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हम ये करते कि 1,2 शिफ्ट ना होती और जस्ट इसी के ऊपर हम क्या कर देते, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता, तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन इस मिथाइल से एब्स्ट्रैक्ट होना था और जो प्रोडक्ट बननी थी वो माइनर बननी थी। क्यों, यहाँ से ये भी नजर आ रहा है कि ये लेस सब्सटीट्यूटेड है और ये हाईली सब्सटीट्यूटेड है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा होंगे, सो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई द ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन फेवर्स E1 देन SN1। सो आंसर इसका ये होगा कि बात हम डिस्कस कर चुके हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही रिलीज ऑफ द स्ट्रेन होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है, हम कहते हैं कि अगर ब्रांचिंग होगी बीटा कार्बन पे तो E1 फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू SN1। रीजन, इसकी मेजर रीजन क्या है, तो पहला तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन हमने कहा कि रिलीज ऑफ द स्ट्रेन हो गया। SN1 में क्या होता है कि सब्सटीट्यूशन हो जाती है कार्बोकेटाइन के ऊपर। सो हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि रिलीज ऑफ द स्ट्रेन करना है। कार्बोकेटाइन जब बना तब तो रिलीज ऑफ द स्ट्रेन हो गया, लेकिन अगर मैं SN1 करवाती हूँ, मींस अगर इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर मैं अपना न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करवाती हूँ तो वो तो स्टेरिक स्ट्रेन दोबारा से आ गया, मींस हमें तो काम करना था लेकिन वो रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएं, अगर हम ये करते हैं कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दें, तो हम देखेंगे कि जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन से और भी कम हो जाएगा। सो हमारा मकसद यही है कि स्टेरिक स्ट्रेन को कम करना। बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग वाले SN1 के थ्रू अगर वो प्रोसीड करेंगे तो उनमें क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन दोबारा से रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा अगर कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से वो SN1 के थ्रू प्रोसीड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे उसका स्टेरिक स्ट्रेन और ज्यादा कम हो जाएगा। सो वो इस वजह से E1 को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ SN1। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर ब्रांचिंग हो बीटा कार्बन पे तो वो वाले कंपाउंड्स होते हैं वो E1 को प्रेफरेंशली उसके थ्रू प्रोसीड करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ SN1। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स में कॉज हाइपर कॉन्जुगेशन जिसने स्टेबलाइज द ओलेफिन, ये भी हो सकता है। इस वजह से भी E1 के थ्रू प्रोसीड करते हैं बीटा ब्रांचिंग वाले, क्योंकि अगर एलिमिनेशन होगी तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे ओलेफिन के अंदर। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, मींस हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस देन द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि वो वही स्टेरिक स्ट्रेन एक तो कम हो जाता है, दूसरा हम कहते हैं कि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोसीड करेंगे थ्रू E1। सो दैट वाज ऑल अबाउट द E1 मैकेनिज्म। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो E2 मैकेनिज्म पर होगी। वी विल डिस्कस E2 मैकेनिज्म इन डिटेल इंशाल्लाह। So stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.